नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शनि एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में कर्क राशि का शनि किस प्रकार का फल देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है 11वां या एकादश भाव। 11वां भाव क्या बताता है? हमारी सांसारिक इच्छा पूर्ति। कोई भी आपके मन में इच्छा है, विश है, वो सब 11वें भाव से देखी जाती है। हमारे इनकम, स्पेशली मंथली इनकम हमें हो रही है कि नहीं हो रही है, सब 11वें भाव से देखा जाता है। 11वां भाव वो भाव है जो हमारे बड़े भाई बड़ी बहन को रिप्रेजेंट करता है। हमारी कनेक्टिविटी कैसी है लोगों के साथ, वो 11वें भाव से पता लगता है। अगर 11वां भाव अच्छा होता है तो हमारा नेटवर्क बड़ा अच्छा होता है। और 11वां भाव ही वो भाव है जो हमारे पिंडलियों की मजबूती, यानी घुटने का निचला हिस्सा जो है उसमें कोई कमजोरी है, मजबूती 11वें भाव से देखी जाती है। सांसारिक दृष्टि से मैंने कई बार आपको बताया कि आपकी इच्छा पूर्ति ही आप की कामना है। भाई मेरी ये मैं इच्छा है मेरी ये पूरी हो जाए, वो यहाँ से देखा जाता है। अब शनि इच्छा पूर्ति का इसका स्वामी मुख्य रूप से चंद्रमा है। बहुत अच्छी बात है कि जो आपके मन मस्तिष्क का स्वामी है कर्म चंद्रमा, वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। अगर चंद्रमा एक्सेल्ड होकर के यहाँ बैठ जाता तो बल्ले बल्ले है, फिर आपकी इच्छा पूर्ति में कोई कसर नहीं रह जाएगी अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। और चंद्रमा कहीं नीच का होकर यहाँ बैठ जाता है तो फिर सोचनीय बना देता है, इच्छा पूर्ति को कमज़ोर कर देता है। अब इस यहाँ पर शनि आपके मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छा है। आपको एजुकेशन से होने वाले गेन करवाएगा, फिर एजुकेशन पर बाद में प्रभाव डालने का मतलब ये लोग ना सिर्फ शुरुआत से ही कमाऊ हो जाते हैं, कमाने वाले हो जाते हैं, तुरंत कमाने लग जाते हैं, और आप बल्कि परिवार के लोगों की पढ़ाई में भी ये लोग अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ तक कि कई बार परिवार के बाहर भी ये लोग चैरिटी करते हैं, एजुकेशन चैरिटी इनकी आदत है ये। और ये एक बहुत अच्छी आदत है जो उनके ना सिर्फ अपनी इनकम में बढ़ोतरी करेगी, इनके लक्ष्मी त्रिकोण को मजबूत करेगी। फिर बात करते हैं, ये बहुत बड़ा रेमेडी है ये, दूसरों के लिए इन्वेस्ट करना, दूसरों के लिए दान करना। और छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है। हालांकि कर्क राशि का नेचर जो है वो शनि, उसका लॉर्ड जो है शनि के साथ कोई विशेष नहीं रखता मैत्री, लेकिन कई दफ़ा शनि और चंद्रमा की मैत्री विशेष परिस्थितियों में कुछ कंडीशन है कि चंद्रमा पूरी तरह पूर्णिमा के प्रभाव में ना हो। चंद्रमा को अपना वो प्रभाव थोड़ा घटाना पड़ेगा, यानी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मिलन किसके साथ हो रहा है अभी? शनि के साथ। तामसी प्रवृत्ति रखता है, तो शनि के साथ अगर मिलन होता है तो कृष्ण पक्ष का जो सप्तमी के बाद से लेकर चंद्रमा है, जब चंद्रमा का साइज घटने लग जाता है, शुक्ल पक्ष के सप्तमी तक, क्योंकि आपको पता है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में भी चंद्रमा बहुत छोटा होता है। इसको हम कहते हैं प्रायः ये इसका जो स्वभाव है मुख्य रूप से वो पाप स्वभाव माना जाता है, थोड़ा सा क्रूर स्वभाव माना जाता है चंद्रमा का, और दुबला पतला माना जाता है चंद्रमा को। ऐसा चंद्रमा अगर शनि से क्लोज कंजंक्शन करता है तो फिर ये हमारे वैचारिक रूप में एक प्रकार का संन्यास, भक्ति, इस चीज़ को लेकर आता है। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि शनि हर बार गलत संयोग बनाता है, चंद्रमा कहता है ऐसा नहीं। और कहीं ये राजयोग में इन्वॉल्व होता है देन इट इज़ वेल एंड गुड। यहाँ पर फिलहाल हम एक धनियों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा आय भाव का स्वामी है और शनि पंचम भाव का स्वामी है। तो अगर चंद्रमा कहीं इसके घर में बैठ जाए और शनि इसके घर में बैठ जाए तो ये परिवर्तन धन योग बन जाएगा। जहाँ दृष्टि भी पड़ रही है तो प्रबल धन योग होगा, जो आपके एजुकेशन, आपकी पढ़ाई के हाउस से, आपकी विवेक शक्ति, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके परिवार, कोई ऐसा परिवार होगा जहाँ जैसे राजपुरोहिता का पद विरासत में मिला, इस प्रकार की बात यहाँ दिखाई देगी। क्लियर होगा? तो चंद्रमा की मैच्योरिटी इस कुंडली में बहुत ज़रूरी है जब शनि स्थिति में बैठा है। तो इच्छा पूर्ति वाले हाउस का जो स्वामी अगर वो कमज़ोर हो तो फिर इच्छा पूर्ति में सचमुच में बाधा आ जाएगी। तो इच्छा पूर्ति के स्वामी को टटोलना है, कहाँ बैठा है, कैसी स्थिति में बैठा है। और शनि जैसे जहाँ तक मैंने बताया मटेरियल गेन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये चंद्रमा के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है तो आपके बड़े भाई बड़ी बहन को शनि अंतरदशा महादशा में बीमारी हो सकती है कोई। क्लियर हो गया? और यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, रिपु भाव से 6। शत्रुओं के शत्रुओं से आपको
अतिरिक्त परेशानी हो सकती है। मतलब बड़ी अजीब बात है कि शत्रु तो हैं ही परेशान, कोई इनके दूसरे शत्रु वो भी हमारे शत्रु बन रहे हैं। एक जनरली फिलॉसफी क्या होता है, शत्रु का शत्रु दोस्त होता है, आपका दोस्त नहीं है, उल्टा उससे आपको परेशानी हो रही है। क्लियर हो गया? तो ये शत्रु भाव के लिए ठीक नहीं है, गेन के लिए अच्छा है। इनफैक्ट कई मामले में शत्रुओं के पैसे से आपने इनकम कमाई है। इनफैक्ट हो सकता है शायद यही कारण हो कि शत्रुता मिट ना रही हो। कुंभ राशि का शनि वैसे भी बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग माइंड होता है उसका, कि भाई चाहे मुझे शत्रु से कोई अपयश हो जाए लेकिन धन नहीं देना है मुझे। तो ये थोड़ी सी फिलॉसफी एक प्रकार से अच्छी भी है, गलत भी है ये, कि मन ही सब कुछ नहीं है। कुंभ राशि वालों की एक विशेष बात है, ये लोग मिलकर चलते हैं, लेकिन जहाँ पैसे की बात आती है तो पाई पाई का हिसाब रखना भी चाहिए, रखते हैं, लेकिन वो इस एंगल में जहाँ उनको लगता है वो करना चाहिए, नहीं तो अपयश का कारण बन सकता है। क्योंकि शनि से इस प्रकार की आय का मतलब ये होता है कि इनकम जो है ये कहीं ना कहीं अनाधिकृत है, इलीगल मनी है, जो जिस पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार नहीं है। क्लियर हो गया? हालांकि ये पक्ष अच्छा है इसका, लेकिन ये वाला पक्ष बुरा है, बट फिर भी क्योंकि 11th हाउस में सभी सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए अच्छे होते हैं तो इसको अच्छा माना जाएगा। क्लियर? दृष्टि की बात करते हैं तो शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10, 1, 2, 3। तो शनि की ये दृष्टि आपके पर्सनालिटी को बढ़ा रही है, आपको लगता है कि भाई मेरी इच्छा पूर्ति हो रही है, जैसे मर्जी हो रही है, बहुत अच्छा है। आप उस नेगेटिव इम्पैक्ट को असल में देखना ही नहीं चाहते हैं। गेन्स हो रहे हैं ना, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जीवन में आपको पता है कोई पचा नहीं सकता है, कहीं ना कहीं नेगेटिव गेन का हर्जाना उठाना पड़ेगा। 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 7, 8, 9, 10 शनि की नीच की दृष्टि है, लेकिन आप शायद भूले नहीं होंगे 6, 8, 12 अगर ये इनके प्लैनेट भी एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो पहले अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट अच्छा ही होगा, यानी कष्ट होगा जीवन में लेकिन आयु कम नहीं होगी। क्लियर हो गया? ससुराल पक्ष से व्यवधान आएंगे लेकिन गेन ससुराल पक्ष से निरंतर मिलते रहेंगे। क्लियर हो गया? आपके सेक्सुअल ऑर्गन में, एक्सटर्नल ऑर्गन में कुछ दिक्कतें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन वो दूर हो जाएंगी। और कहीं अगर मंगल एक्सेल्ड का होकर यहाँ बैठ गया, उच्च का होकर यहाँ बैठ गया, फिर आपकी लॉटरी लग गई, फिर बहुत बढ़िया। उच्च का होकर इसके बल को भी बढ़ा दिया और शनि की इस दृष्टि का भी कोई खासा दुष्परिणाम नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही लेकर चलना है इसको। क्लियर हो गया? इनफैक्ट इसका ज़्यादा फायदा हमने कहाँ देखा था, जब मंगल यहाँ बैठ गया और शनि यहाँ बैठ गया, तो ये परिवर्तन योग, क्लियर हो गया, और बहुत मजबूत, क्योंकि उच्च का मंगल और ये यहाँ विपरीत राजयोग भी लागू हो गया था, बहुत मजबूत की स्थिति बन जाती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ना सिर्फ ये ना करें कि आप अपनी कुंडली के किस भाव में, किस राशि में कोई ग्रह बैठा है उसको देख के ही आप बस समझ गए, बस दैट्स इट। फिर कई ऐसी बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं पैरेलली, वो आपको नहीं पता लग पाएंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप एक प्लैनेट को उठाओ, सूर्य, और उसके जितने लग्न और राशियाँ हैं सिलसिलेवार ढंग से सारे लग्न और राशियाँ देख डालो। फिर अब इसी सूर्य चंद्रमा से लेकर राहु केतु तक पूरी लिस्ट कंप्लीट कर लो। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, आप किसी भी कुंडली को सामने रखो, उसके जो फल हैं स्वतः आपके सामने खुल जाएंगे। क्लियर हो गया? ये दुनिया का सबसे सरल तरीका है कुंडली देखने का। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप, मतलब समय बहुत लगेगा अगर आपको करके देखना है, तो आप 50, 100, 1000 किताबें पढ़ लो। आप बाद में आपको आना यहीं पड़ेगा भृगु सरल पद्धति के ऊपर। अगर आप सच में प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो क्यों ना हम 1000 किताबों में लगने वाला 1.5 साल सीधा हम यहीं से शुरू कर देते हैं। भृगु सरल पद्धति को एक बार आप सीख लो, फिर आप चाहे फिर पराशरी सिस्टम में जाओ, आप D9, D8, D12, D24 कोई भी चार्ट देखो। इनफैक्ट भृगु सरल पद्धति में तो डिविजनल चार्ट की ज़रूरत भी नहीं है। और आजकल के समय में जहाँ पर बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो समय की एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाते हैं, एस्ट्रोलॉजी को कोई ज़्यादा समझ नहीं रखते, तो अगर ऐसे लोगों को आप कुंडली का समय पूछते हैं तो जनरली वो गलत ही बताते हैं। कितने बजे समय वो कहता है जी 9:30 से 12:30 बजे के बीच में पैदा हुआ है बच्चा। ये नॉनसेंस क्या बताएंगे इनके, वो अपने समय की एक्यूरेसी और क्या बताएं। मैं तो नॉनसेंस ही कहूँगा, क्योंकि हमें समय को भगवान मानना है, हम समय का ही ध्यान नहीं रखते हैं। और क्या हम ध्यान रखते हैं?
हमने बोला है आप समय पर वहाँ आइएगा, समय पर खेती करना है, समय पर हमें वहाँ जाना है, आपको समय का ध्यान ही नहीं रहता है। आप समय पर, हम तो कहते हैं 2 मिनट क्या 1 मिनट का भी लेट नहीं होना चाहिए था, और आप समय पर 3-3 घंटे का एक्सटेंशन दे रहे हैं कि बच्चे का जन्म 9:30 से 12:30 के बीच में हुआ। क्या मतलब आप जीवन में करेंगे क्या? याद रखिए, सिर्फ एक बड़ा होना ही, उम्र ज़्यादा होना ही इज्जत का क्राइटेरिया हो सकता है, ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इज्जत करने का कारण ये है, सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ, जो दूसरे भाव से मिलता है हमें, उसका प्रॉमिसिंग होना, वादा पूरा कर उसने करना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये चीज़ कहाँ से निकलती है? दूसरे भाव से। भारत क्यों कमज़ोर है आज? सब कुछ है, डॉक्टर इंजीनियर भरे पड़े हैं, प्रॉमिसिंग नहीं है। कोई भी बोलता है 2 बजे आना, मिलता है 4 बजे, फिर 4:30 बजे लापता हो जाता है। ऐसे लोग पढ़े लिखे, आप कातिल हैं, गुंडे हैं, डकैत हैं, क्या कहें इन लोगों को? पढ़े लिखे होने के बावजूद ये हाल है, क्योंकि मोरल वैल्यू कौन देता है? सेकंड हाउस देता है। अगर किसी डॉक्टर इंजीनियर का सेकंड हाउस स्ट्रांग है और फिर 9th हाउस भी स्ट्रांग है, वो है देश के लिए जान कुर्बान कर देने वाला व्यक्ति, और उसी को सैल्यूट करने का हम उसी को सैल्यूट करेंगे। वही इज्जत का पात्र है, और कोई इज्जत का पात्र नहीं है। याद रखिए, पढ़ा लिखा तो आपने अपने लिए एफर्ट्स करें कि मुझे मिल जाएगा गेम्स, मैं करूंगा। देश के लिए क्या वफादारी है आपकी? सोसाइटी के लिए क्या वफादारी है आपकी? किडनी निकाल के बेच देते हैं कई डॉक्टर्स, इंजीनियर भी ऐसे हैं कई। इसका प्रॉफिट मेरे लिए पहले आना चाहिए, देश के लिए बाद में आना चाहिए। प्रॉमिसिंग नहीं है आप, क्योंकि दूसरा भाव कमज़ोर है। दूसरे भाव को सुधारिए, और दूसरे भाव को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। पहले तो कहते थे समय की आराधना करो, आप पंक्चुअल हो जाओ, बस दूसरा भाव सुधर जाएगा आपका। तो ये थी शनि के 11वें भाव की दृष्टियों का, और इनके हाउसेस में क्या क्या फल हो सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।